ये अर्ज है दीवाने की, जहां भोर सुहानी देखी, एक रोज वहीं मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, तो जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। यही जज्बा लेकर एक सिपाही अपने बदन पर वर्दी पहनता है। आजादी के बाद 75 सालों में क्या क्या बदल गया। देश के लिए मर मिटने की हमारे सिपाहियों की भावना नहीं बदली। लेकिन युद्ध सिर्फ भावना के सहारे नहीं जीते जा सकते। युद्ध के पल पल बदलते परिदृश्य पर बारीक नजर रखना भी जरूरी है। नए दौर में युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं, हथियार बदल रहे हैं और रणभूमि की रणनीतियां भी तेजी से अपना रूप बदल रही हैं। तो आखिर हमारी सेना क्यों ना बदले? नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। भारत का युग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेना में हो रहे बदलावों की, उसके शौर्य, साहस और बलिदान के उस जज्बे की जिसके दम से भारत मां के आंचल तक पहुंचने से पहले ही हमलावरों के हाथ तोड़ के फेंक दिए जाते हैं। भारतीय सेना हमें दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में लाकर खड़ा कर देती है, लेकिन परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी देशों के साथ विवादित सीमाओं और सीमा पर प्रायोजित प्रॉक्सी वॉर को देखते हुए भारतीय सेना के सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है। सूचना प्रणाली के दौर में खतरे साइबर स्पेस के रूप में सामने आ रहे हैं। डिजिटल युग में अब युद्ध साइबर स्पेस और नेटवर्क के जरिए लड़े जा रहे हैं। ऐसे में युद्ध की नई चुनौतियों को देखते हुए सेना को इंसानी ताकत के बजाय तकनीक की ताकत से लैस करने की जरूरत है। भविष्य के युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखकर भारतीय सेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे तकनीक के 5 क्षेत्रों में आगे बढ़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के जरिए सेना सीमाओं की निगरानी के तरीके सुनिश्चित करती है। वहीं रोबोटिक्स का इस्तेमाल उन क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां जवानों की तैनाती बेहद मुश्किल और महंगी पड़ती है। क्वांटम कंप्यूटिंग से सूचनाओं के आदान प्रदान को तीव्र और सुरक्षित बनाया जा सकता है, क्योंकि क्वांटम तकनीक को हैक नहीं किया जा सकता। वहीं ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल वित्तीय कामों को मजबूत और पारदर्शी बनाने में किया जा सकता है। बिग डेटा एनालिटिक्स के जरिए सुरक्षा संबंधी आंकड़ों का बड़े सत्र पर तीव्र विश्लेषण किया जा सकता है। इन सभी आधुनिक तकनीक का किस किस रूप में भारतीय सेना में इस्तेमाल हो सकता है, इस बात पर शोध भी चल रहा है। आधुनिकीकरण की दिशा में सेना लगातार ठोस कदम उठा रही है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत इन प्रयासों में एक नई तेजी आई है। देश के अग्रणी शिक्षा संस्थानों, जिसमें IITs भी शामिल है, के साथ मिलकर उभरती टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, अनमैन्ड सिस्टम्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और स्वान ड्रोन्स के क्षेत्रों में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। आजादी के बाद 4 बार मैदान जंग में उतर के हमने ये सीखा कि भारतवर्ष की रीढ़ की हड्डी तभी मजबूत रह सकती है अगर सेना मजबूत रहे। युद्धों से सीखा हुआ यही सबक था जिसने CDS के पद को जन्म दिया। सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सुरक्षा की नई चुनौतियों के बीच CDS के कंधों पर ही सेना के इंटीग्रेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे लोकतंत्र को 75 वर्ष हो गए, तो आखिर रक्षा प्रमुख का यह पद अब क्यों बनाया गया? क्या इसके पहले जरूरत नहीं थी? भारतीय फौज में हो रहे बदलाव का भेद इसी सवाल के जवाब में छुपा है। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम
और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है, उसके लिए बल देने वाला काम है। पाकिस्तान के साथ 1999 में हुए करगिल युद्ध के बाद बनी कई समितियों ने थिएटर कमांड और सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाने के सुझाव दिए थे। 2019 में जब जनरल विपिन रावत ने देश के पहले सीडीएस का पद संभाला था, तो उनके जिम्मे सबसे बड़ा काम तीनों सेनाओं में तालमेल बिठाने का था। दरअसल सीडीएस का सबसे अहम काम थल, वायु और जल सेना का एकीकरण है और इनके अधीन सेना के तीनों अंगों के साझा कमांड और डिवीजन आते हैं। 3 इंटीग्रेटेड एजेंसियां आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, डिफेंस स्पेस साइबर एजेंसी और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी भी सीडीएस के अधीन काम करती हैं। रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाला इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के सभी अधिकारी भी सीडीएस के अधीन ही काम करते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं, बेस्ट इकोनॉमिकल यूज ऑफ जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं तीनों सर्विसेज को, उस पर ध्यान दिया जाएगा। इंटीग्रेशन पे ध्यान दिया जाएगा, किस तरह से हम लोग अपनी ट्रेनिंग को ज्वाइंट कर सकते हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उसमें हम किस तरह से यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं, किस तरह से हम जो हमारे सिस्टम्स हैं बीच में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ काम कर सके। ये डिजिटल युग है, युद्ध के तौर तरीके बदल चुके हैं। अब लड़ाई साइबर स्पेस और नेटवर्क के जरिए लड़ी जा रही है। तो भारत को भविष्य के लिए युद्ध का मैदान इसी आधार पर तैयार करना होगा। हम अहिंसा के पुजारी हैं, सबसे प्यार मोहब्बत का रिश्ता चाहते हैं, लेकिन प्यार एक तरफा नहीं हो सकता जब चुनौती दो तरफा हो। एक तरफ चालाक चीन, दूसरी तरफ मक्कार पाकिस्तान। चीन, अमेरिका और रूस जैसे देशों में जो थिएटर कमांड है, उनमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना एक साथ मिलकर काम करती हैं। इन देशों में तीनों सेनाओं की अलग अलग कमांड नहीं होती है। अमेरिका में अभी कुल 11 थिएटर कमांड हैं, जिनमें से 6 पूरी दुनिया को कवर करते हैं। रूस के पास 4 थिएटर कमांड हैं, वहीं चीन के पास 5 थिएटर कमांड हैं। चीन भारत को अपनी पश्चिमी थिएटर कमांड के जरिए हैंडल करता है। इस कमांड के जरिए वो भारत चीन सीमा पर निगरानी करता है। साल 2013 में रक्षा मामलों के श्वेत पत्र के जरिए चीन ने पहली बार बताया था कि उसकी सेना में कुल 8,50,000 अधिकारी तैनात हैं। चीन की थल सेना बीजिंग, नॉनजिंग, चेंगदू, ग्वाहो, शेंगयांग, लांझो और जिनान, इन 7 मिलिट्री कमांड में बटी हुई है। चीन की वायुसेना में 3,98,000 सैनिक हैं और वायुसेना को भी इन्हीं 7 कमांड में बांटा गया है। लेकिन चीन की नौसेना को बेहाई बेड़ा, डोंगहाई बेड़ा और ननहाई बेड़ा, इन 3 बेड़ों में बांटा गया है। चीन में थल सेना, वायुसेना और नौसेना साझा कमांड के तहत एक साथ मिलकर काम करती हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। उनका आज की तारीख में जो फोकस है वो है ईस्टर्न सी फ्रंट पे। ये पूरा ईस्टर्न सी फ्रंट है, ये चाइना ईस्टर्न सी फ्रंट में। और दूसरा फोकस रहेगा ये इंडिया बॉर्डर में जो हमारी हिमालयन रेंजेस के साथ है, चाइना का जो LAC है। लेकिन अगर ये फोकस है तो उसकी पूरी इंटरेस्ट ईस्ट चाइना सी, या मैं ईस्टर्न फ्रंट बोलूँगा। आज की तारीख में चाइना ने वहाँ पर अपनी सदर्न थिएटर कमांड और ईस्टर्न थिएटर कमांड रखी है, और ये थिएटर कमांड्स के अंदर उनकी नेवी वगैरह, सबमरीन सब शामिल है। उनकी खुद की एक फ्लीट है। तो ये फ्लीट को देखते हुए उनका पूरा फोकस यहाँ पर है। चीन की सेना में जहां सिर्फ 5 साझा कमांड हैं, वहीं भारत की सेना में कुल 19 कमांड हैं। थल सेना की 7, वायुसेना की 7 और नौसेना की 3 कमांड हैं। भारतीय सेना में एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड भी है, जो परमाणु हथियारों को सुरक्षा देता है और उन्हें संभालता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में देश का इकलौता थिएटर कमांड है। युद्ध के दौरान ऐसा देखा गया है कि अलग अलग कमांड होने की वजह से सेनाओं के एक्शन में ओवरलैपिंग होती है।
वहीं संसाधनों के साथ साथ मैन पावर भी ज्यादा इस्तेमाल होता है, जबकि आज के मॉडर्न वॉरफेयर के दौर में विकसित देश तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत को 3 साल के अंदर सेनाओं का पुनर्गठन कर थिएटर कमांड बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से ऑपरेशंस को अंजाम देकर युद्ध क्षेत्र में देश को विजयी बनाएगी। इसी उद्देश्य से थिएटराइजेशन पर काम एक समयबद्ध प्लान के अनुसार चल रहा है। इससे संबंधित आने वाले समय में कई ट्रांसफॉर्मेशनल बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। देश में करीब 15 लाख सशक्त सैन्य बल हैं, जिन्हें संगठित और एकजुट करने के लिए थिएटर कमांड की जरूरत है। अभी तक युद्ध की स्थिति में तीनों सेनाएं अपने अपने हिसाब से तैयारियां करती हैं और जरूरत पड़ने पर ही आपस में तालमेल करती हैं। लेकिन थिएटर कमांड होने से तीनों सेनाएं मिलकर तैयारी कर सकती हैं। थिएटर कमांड बनने से सैन्य बलों के आधुनिकीकरण का खर्च कम हो जाएगा। वहीं आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ एक सेना नहीं करेगी, बल्कि उस कमांड के अंडर में आने वाले सभी सैन्य बलों को उसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा तीनों सेनाओं के संसाधनों और हथियारों का इस्तेमाल भी एक साथ किया जा सकता है। देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत 4 नए थिएटर कमांड बनाने पर काम कर रहे थे, जिनमें से पहली पश्चिमी थिएटर कमांड में पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कच्छ तक का इलाका आएगा। उत्तरी थिएटर कमांड यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पहाड़ी इलाका। इस कमांड से पाकिस्तान और चीन पर नजर रखी जाएगी। पूर्वी थिएटर कमांड देश के उत्तर पूर्व से सटे चीन, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं की निगरानी के लिए बनाए जाने वाला थिएटर कमांड होगा। और दक्षिणी थिएटर कमांड देश के तीनों तटों की सुरक्षा के लिए बनाया जाने वाला एकीकृत कमांड होगा। और अंडमान का थिएटर कमांड भी इसी के तहत आएगा। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इसी साल 15 अगस्त को देश की पहली नेवी थिएटर कमांड का ऐलान किया जा सकता है। देश की सुरक्षा पर जितनी बार आंच आई, हमारे फौजियों ने दुश्मन को अपने बूटों तले मसल दिया। कभी इस बात की परवाह नहीं की कि बूट नए हैं या पुराने। हमारे जवानों ने कभी यह नहीं सोचा कि दुश्मनों के पास आधुनिक हथियार हैं और हमारे हथियार उतने मॉडर्न, उतने सोफिस्टिकेटेड नहीं हैं। वो लड़े और जीते। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सेना को आधुनिक ना बनाया जाए, उसे मॉडर्न वेपन्स और टेक्नोलॉजी से लैस ना किया जाए। वैसे तो भारत हथियारों का बड़ा खरीदार रहा है, लेकिन अब हम सचमुच आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। हमारे कई अत्याधुनिक हथियार हम खुद बनाते हैं। अब हम और हमारी सेना किसी की मोहताज नहीं है। भारतीय सेना का तकनीक के साथ आधुनिक हथियारों पर भी जोर है। भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 यूनिट खरीदी है। यह दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। S-400 का रेडार दुश्मन को 600 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर लेता है और इसकी इंटरसेप्टर मिसाइलें दुश्मन को 400 किलोमीटर दूर से ही मार गिरा सकती हैं। भारत के पास दूसरा हथियार राफेल फाइटर जेट है, जिसने हमारी वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। राफेल में जहां उच्च कोटि का एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम लगा है, वहीं इसका एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम भी उच्च कोटि का है। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल खरीदे हैं, जिनमें से 32 भारतीय वायुसेना को मिल चुके हैं। अगर चीन के 5th जनरेशन लड़ाकू विमान J-20 को हटा दिया जाए तो पूरी चीन एयरफोर्स के पास राफेल की टक्कर का कोई लड़ाकू जहाज नहीं है। राफेल के अलावा एयरफोर्स ने 83 स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का ऑर्डर HAL को दिया है। हल्के फाइटर जेट की कैटेगरी में तेजस दुनिया के बेहतरीन जहाजों में शामिल है। तेजस फाइटर जेट रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ भारत का एक बड़ा कदम भी है। आत्मनिर्भरता की इसी कड़ी में नेवी के लिए तैयार किया गया स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत भी शामिल है,
जो जल सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। भारतीय सेना को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर और बलवान बनाने में वो मिसाइलें भी शामिल हैं जो DRDO ने पिछले 1 साल में किया है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल यानी HSTDV को लेकर पृथ्वी 2, सुपरसोनिक असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, ब्रह्मोस और निर्भय क्रूज मिसाइल, प्रलय और अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल और अग्नि, नाग, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का परीक्षण दिखाता है कि भारत मिसाइल के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ चुका है। DRDO ने साल 2021 में 35 से भी ज्यादा मिसाइलों के टेस्ट किए हैं, जिनमें जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। सरहद की रखवाली हो या घर में शांति बहाली, संकट में सेना ही काम आती है। जब हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पुलिस और प्रशासन दोनों हाथ खड़े कर दें, तब सेना को याद किया जाता है। भारतीय सेना राष्ट्रीय एकता का ऐसा दमदार प्रतीक है जिस पर हर देशवासी का अटूट भरोसा है। भूकंप हो या महामारी, बाढ़ हो या सुनामी, हमारे जांबाज फौजी किसी देवदूत की तरह प्रकट होते हैं और हमें मौत के मुंह से वापस खींच लाते हैं। कुदरत का कहर हो, सांप्रदायिक दंगे हों या फिर देश के अंदर कहीं कोई दुर्घटना हो, देश के जवानों का सहयोग और उनका संवेदनशील व्यवहार देश के नागरिकों की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाता है। बाढ़ हो या सुनामी, भूकंप हो या महामारी, देश भर में सेना हर बार मुश्किल वक्त में नागरिकों के साथ खड़ी नजर आती है। कोविड काल में जहां सेना ने ऑपरेशन को जीत के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की मदद की, वहीं DRDO ने दिल्ली और लखनऊ में 500 बिस्तरों वाले और अहमदाबाद में 900 बेड वाला कोविड अस्पताल बनाया था। जाहिर है, सीमा पर देश की हिफाजत करने वाली हमारी सेना घरेलू मोर्चे पर भी देवदूत बनकर प्रकट होती है। भारत की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। करीब 12 लाख सिपाही हैं हमारी सेना में, लेकिन पड़ोसी देश चीन की ताकत हमसे कहीं ज्यादा है। सवाल सैन्य बल का ही नहीं है, आधुनिक तकनीक के मामले में भी चीन हमसे 4 कदम आगे है। दरअसल 79 के वियतनाम युद्ध के बाद ही चीन ये बात समझ गया था कि भारी भरकम सेना रखने की बजाय उसे आधुनिक हथियारों से लैस करना ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए उसने सेना के इंटीग्रेशन और उसके तकनीकी पक्ष पर फोकस किया। चीन के मुकाबले में भारतीय सेना का आधुनिकीकरण कैसे हो, आइए इस बारे में एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं। एक तरफ से तो हम टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट, ड्रोन वगैरह, रोबोट्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे वेपन सिस्टम्स हैं जो चलते हुए, यानी कि जो इस्तेमाल में एयरक्राफ्ट्स और शिप्स हैं, एम्यूनिशन हैं, उन सब में भी नई टेक्नोलॉजीज़ के इंट्रोडक्शन से वो एम्यूनिशन बेटर हो जाता है, उसकी प्रिसीजन बेटर हो जाती है, उसकी एक्यूरेसी तो बेटर होती है, उसकी लिथैलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल टेक्नोलॉजीज़ हर चीज़ में हावी हैं, और भारत भी कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजीज़ को हमेशा इम्बाइब करता रहता है, और हम उसका भी इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। समझने की चीज़ यह है कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस, ये चलता जाएगा। और मैंने जैसे पहले बताया था, इमर्जिंग थ्रेट, दुश्मन की, उसके टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें देखते हुए और हमारी इकोनॉमिक स्थिति, तो ये सब चेंज होती रहेगी, अपग्रेडेशन होता रहेगा। तो इट इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस। आज की तारीख में हम सही डायरेक्शन में हैं, सही दिशा में हैं, और हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस अच्छी है। देश को सुरक्षित रखना है तो हमें आधुनिक सेना बनानी ही होगी। हमें उन फौजियों के हाथ और ज्यादा मजबूत करने ही होंगे जो भारत का मानचित्र देखकर एक ही बात दोहराते हैं, ऐ मां भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।